नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है वो लेक्चर 14 है और अगर मैं आपको बोलूँ क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि आपको चाय पसंद है, तो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि चाय के बिना सुबह की शुरुआत नहीं होती है और चाय के बिना शाम मेरा ढलता नहीं है। तो बहुत से लोगों को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप 1 कप 2 कप पीते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत से लोगों को आदत हो जाती है चाय पीने की, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं, जब हम कुछ पी रहे होते हैं, तो दाँतों में बहुत तेज़ झनझनाहट होती है। गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम अगर आप खाएँगे या फिर अगर आप कोई ऐसी ठंडी चीज़ या फिर ठंडा गर्म हो गया, तो फिर दाँतों में तेज़ अचानक से झनझनाहट आपको महसूस होने लगी। अब क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कौन-सा कोलगेट है जिसकी मदद से ये झनझनाहट दूर हो सकती है। कौन-सा क्रीम है जिसको हम लगाएँगे, कौन-सा जेल है जिसको हम लगाएँगे तो हमारा जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों के दाँतों में प्रॉब्लम्स तो होती है, सबको पता है। प्रॉब्लम्स रहने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दाँत का प्रॉब्लम है। वो किसका प्रॉब्लम है? दाँत का प्रॉब्लम है और दाँत तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। ये जो हमारी स्माइल है ना, बड़ी अच्छी स्माइल है और जभी भी आप हँसते हो या फिर जभी भी आप बोलते हैं, तो दाँत अगर साफ़ रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दाँत अगर साफ़ नहीं रहे, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब क्या करना है, अब हमको ये चीज़ समझना है कि कभी भी अगर दाँतों में झनझनाहट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमने ऑलरेडी पढ़ाई की है, दाँतों में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो जाता है। लगभग 13 लेक्चर अभी तक जो भी हुए हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि दाँतों में जो दिक्कत होता है, वो कितने-कितने प्रकार के होते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि दिक्कतें सिर्फ आप बताती हो, सॉल्यूशन भी बताया जाता है, इलाज आप खुद से नहीं कर सकते अगर सीवियर कंडीशन है तो। और मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, लेकिन हर एक इंसान के बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ भी जो प्रॉब्लम्स, जो सिम्टम्स होते हैं वो एक के जैसा दूसरे को नहीं होता है। और दांतों में जो प्रॉब्लम्स होती है, आज हम समझेंगे, लेक्चर 14 है ये, ठीक है, आराम से हमको समझना है। दांतों में जो दिक्कत होता है, यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी सी खराबी आ गई है, आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इसको मैं ठीक करवाने के लिए मैंने बोला है, लेकिन अब जब भी वो आएंगे तब ये ठीक होगा और हम अपने क्लासेस को मिस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास दाँत है। दाँत कितने सुंदर-सुंदर, भोले-भाले, छोटे-छोटे से होते हैं। मेरे छोटे-छोटे से, आपके शायद हल्के से बड़े होंगे। दाँत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तब जब दाँत बिल्कुल स्वस्थ हो। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, तो दाँतों की एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। दाँतों की एनाटॉमी में हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अच्छा, हमारे पास दाँत है, वो दाँत किस टाइप का है? तो कैसा है दाँत? यहाँ पे जो एनाटॉमी है दाँत की, इसमें चलिए हमने पेन को चूज़ कर लिया। अब दाँत का सबसे ऊपर वाला व्हाइट वाला सिर्फ हमको दिखता है, वो क्या है? वो व्हाइट व्हाइट क्यों है? इसको हम बोलते हैं एनामेल। और अगर हम उसके और अंदर जाएँगे, मतलब दाँत को घिस-घिस करके, अगर आप डेंटिस्ट हैं या फिर अगर आप बीडीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप डेंटिस्ट बनने वाले हैं या फिर आप वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे दाँत साफ-वाफ किया जाता है, उस एरिया में आप हैं, उस फील्ड में आप हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मली, तो आपको पता होगा कि दाँत व्हाइट के अंदर एक हल्का-सा येलोइश पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डेंटिन बोलते हैं। और उसके अंदर ये जो आपको ब्लू और रेड जो नसें दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये है पल्प। क्या है? पल्प। अब जो नर्व्स होते हैं दाँत के पास, अगर आपको कुछ अ, समझिए कि चावल में कंकड़ आ गया, वो कंकड़ आपने चबा लिया, अब क्या हुआ? दाँत में तेज दर्द हल्का सा होगा उस टाइम में, या फिर झंझनाहट, या फिर कह सकते हैं आपको फील होगा ना। वो जो फीलिंग है वो किससे आती है? वो जो फीलिंग है वो पल्प के माध्यम से आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि पल्प कैसा काम कर रहा है? पल्प बिल्कुल वैसा काम कर रहा है आपका जैसा हाथ काम करता है। जब आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं तो आपको समझ में आता है। तो पल्प क्या है? नर्व्स है। अब ये जो पल्प है, इसमें खून की सप्लाई भी होती है, यानी नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो ब्लड की सप्लाई होगी मेडिकल टर्म में, मतलब मेडिकल की भाषा अगर हम बोले तो पल्प हो गया। उसके बाहर जो है वो देखिए वो किस तरीके से सीमेंटम में लिखा हुआ है, और पेरिडोन्टल लिगामेंट, ये सब, और नर्व्स नीचे की तरफ भी है यहाँ पे। देखिए, ये जो पल्प है, इससे आपका सेंसेशन और ब्लड सप्लाई होता है। कहाँ पर? आपके दांतों में होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि आपको समझ में नहीं आता है। आप ये बोलते हो कि जब हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो 10 तरह की बीमारियाँ बता देते हैं, ऐसा नहीं होता है।
बहुत से लोग करते भी है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। दांत आपका अगर बिल्कुल ठीक है तो कोई भी इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन दांत अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको इलाज चाहिए, और दांत के लिए लोग बहुत बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस आता है दांत अच्छा होने की वजह से। स्माइल कर पाते हैं, बोल पाते हैं और हंस पाते हैं खुल करके। बहुत से लोग हंस नहीं पाते क्योंकि उनका दांत हल्का टेढ़ा मेढ़ा होता है, या फिर दांतों में कीड़ा लग जाता है। बहुत से बच्चों को हमने देखा है कीड़ा लगा हुआ है दांत। तो जब कीड़ा लगता है और बहुत से लोग उसको छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, दांत क्या हो जाएगा, दांत बाद में जाकर के क्या हो जाएगा, हम सोचते हैं कि सिर्फ ऊपर का जो साइड है सिर्फ वो क्या है, उसमें सिर्फ कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम ये भी सोचेंगे ना कि सिर्फ वाइट वाला पोर्शन हट जाएगा, अब अंदर से कुछ भी नहीं होगा, अंदर से बिल्कुल साफ साफ रहेगा। ऐसा नहीं होता है। जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो वहां पर क्या होता है कि आपके जो दांत है वो सड़ जाते हैं ना। जब वो सड़ते हैं तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे जा करके आपको नुकसान पहुंचाता है। अल्टीमेटली ऊपर का व्हाइट वाला पोर्शन, मान लिया कि ये जो है काला काला ये सड़ गया, ठीक है। तो ये जो अंदर पल्प है, वो जो सड़ा हुआ भाग है, उसकी वजह से आपके मसूड़ों के आसपास सूजन होगा, और उसकी वजह से फिर पल्प तक वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया के ट्रांसफर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ तक चला गया तो आपको तेज झंझनाहट या हल्का हल्का दर्द दांत में रहेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में दांत सड़ने के बाद हल्का हल्का सा दर्द होता है, या फिर चोट लगने के बाद हल्का हल्का सा दर्द होता है, और कभी कभी मवाद भी बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दांत अगर सड़ रहा है तो उसके बाद वो जो इन्फेक्शन है, सड़ा हुआ भाग है, वो सड़ करके और ज्यादा फैलेगा। आपके मसूड़ों के आसपास जो एक दांत है ना छोटा सा, उसके अंदर तक जाएगा। उसके अगल बगल फैलने के बदले वो अंदर जड़ तक जा करके इन्फेक्शन को फैलाएगा। और वो जो जड़ है वो क्या है, वो जो जड़ है वो है आपका पल्प। ये जो पल्प है ये अगर डैमेज होने लगे तो मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे सुई हम चुभो दे तो अभी महसूस होगा, मुझे महसूस होगा क्योंकि मेरा दांत बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करते हो, ज़्यादा मीठा खाते हैं, दांत को अच्छे से आप साफ सफाई दांत का नहीं रखते हैं, तो दांत सड़ गया, ठीक है। दांत सड़ गया, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब सड़ गया है तो वहां पे इन्फेक्शन फैल गया। और जब आप यहाँ पे टच करोगे या फिर कुछ गर्म सुई आप, जैसे मान लिया कि कोई इंस्ट्रूमेंट है वहां पे लगाया जाएगा, इंजेक्शन अगर लगाया भी जाएगा तो आपको हल्का हल्का सा फील होगा, ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगा, ज़्यादा आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भैया ब्रेन से दांत का जो कनेक्शन है ना वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। खत्म कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, इसके थ्रू दांत क्या है, दांत संवेदनशील है, दांत जागरूक है। दांत आपके बॉडी में हो रहे नर्व्स के सूचनाओं को ले रहा है, उसको सेंसेशन मिल रहा है। इसका मतलब दांत जिंदा है। लेकिन जैसे ही पल्प डैमेज हो जाता है, अगर डैमेज नहीं होगा तो दांत को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब डैमेज होता है तो ठीक करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। तो पल्प तक चला जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि दांत ठीक होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है दांत सड़ गया, ऊपर से हट गया, अंदर से बिल्कुल ठीक होगा, नहीं। वो अंदर से जड़ों की मदद से यहाँ पे और अंदर जाते रहता है, जिसकी वजह से आपका पूरा दांत खराब हो सकता है। और एक दांत का जड़ अगर खराब हो गया ना तो नए दांत भी नहीं आएंगे। अब नए दांत बच्चों को आते हैं, बड़ों को तो आते नहीं है, तो बड़ों को तो नए दांत लगवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इन्फेक्शन है और नया दांत ऊपर से लगा तो क्या होगा, तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो जाएगा, वो पैक हो जाएगा, उसमें मवाद बनेगा, फिर वो फैलेगा, फिर आपके जॉ में वो चीज़ जाएगा, मसूड़ों के आसपास इसमें मवाद बनने लगेगा, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। ये सब क्या है, ये सब सिम्टम है। बच्चों को अगर होता है तो अगर हम देखें दांत में जो दर्द होता है, दांत अगर सड़ जाता है, या फिर दांत कह लीजिए कि दांत के पल्प में जो मैं बात कर रही थी, जो जहाँ पे नर्व्स है, पल्प में क्या हो रहा है, पल्प में इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब भी इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, सूजन होगा, सूजन होगा, और उसी को हम बोलते हैं
हैं पल्पाइटस। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्यूट पल्पाइटस, जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत जल्दी समय में, बहुत जैसे बच्चे टॉफी खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसके दांत सड़ते हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक्यूट हुआ। अब बहुत लंबे टाइम तक दांतों में दिक्कत है किसी और कंडीशन की वजह से, या फिर आप सही से मुंह की साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, या फिर चोट लग गया दांत में। अब इसकी वजह से धीरे धीरे करके दांत सड़ना, या फिर दांतों के आसपास स्वेलिंग होना, या फिर मवाद बनना, मतलब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना, वो स्लो स्लो तैयार होती है, तो उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया बातों बातों में कि जब आपको पल्पाइटस होगा, मतलब दांत के अंदर जो नर्व्स है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स है, जहाँ पे सेंसेशन होता है, जिसको हम पल्प बोल रहे हैं तीसरे वाले लेयर में, वहां पर अगर स्वेलिंग होगा तो क्या होगा, पल्पाइटस हम उसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पल्पाइटस होता है, हम सब जानते हैं बीमारी अचानक से हो जाती है, या फिर वो टाइम लेती है। जब टाइम लेगी तो क्रॉनिक होगा, जब वो बहुत कम समय में ही, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2-3 महीने 4 महीने में ही दांत अगर आपका खराब होने लगा है, 6 महीने में ही आपका दांत अगर खराब होने लगा है, तो हम उसको एक्यूट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक्यूट होता है ये बच्चों को ज़्यादा होता है और बड़ों को भी होता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे बच्चे के दांत सड़े हुए होते हैं। अब बहुत से माँ बाप ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ भैया बच्चा टॉफ़ी बहुत ज़्यादा खाता है, इसीलिए तो इसके दांत सड़ रहे हैं, लेकिन फिर से हम ला करके दे रहे हैं, अच्छा अच्छा टॉफ़ी खा लो, आज खा लो। मीठा खा रहा है बच्चा, रात को ब्रश नहीं कर रहा है। अब मीठा खाने के बाद रात को एटलीस्ट कम से कम कुल्ली भी कर लेना चाहिए, लेकिन बच्चा कर नहीं रहा है, दांत को साफ नहीं कर रहा है। सुबह सुबह कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो बच्चे को क्या हो जाता है, दांत सड़ने लगते हैं, और दांत सड़ते सड़ते बच्चे के पल्प में भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। और बहुत से माँ बाप ये ध्यान नहीं देते हैं। आप मेडिकल लाइन के हो तो आप जाकर के उनको बताओ कि भैया तुम्हारे बच्चे के जो दांत है वो सड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से निकलेंगे, अंदर से भी वो सड़ रहे हैं। तो जब बच्चों को ऐसा होता है तो एक में क्या होता है, एक में पस बनने लगता है, जिसको हम बोलते हैं, या फिर सिर्फ सूजन होगा तो उसको हम बोलते हैं प्यूरुलेंट। इसमें सूजन सिर्फ होता है दांतों के आसपास मसूड़ों में, उसको हम बोलते हैं प्यूरुलेंट एक्यूट पल्पाइटस। और लंबे टाइम तक सूजन के साथ साथ अगर वहाँ पे मवाद बनने लगे, फ्लूइड अगर इकट्ठा होने लगे, पस बनने लगे, तो हम उसको गैंग्रेनस बोलते हैं। और ये थोड़ा सा डेंजर होता है, डेंजर तो दोनों है। देखिए, हमेशा आपको मैं बताती हूँ कि मैं सिलेबस के हिसाब से बताती हूँ, और जो भी पैरामेडिकल के छात्र हैं, जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, रेडियोलॉजी कर रहे हैं, तो उन सबको ये बात पता होना चाहिए कि आपको डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। और मैं डिजीज़ के बारे में कोई शौक से नहीं पढ़ा रही, ये सिलेबस ही है। आप हमेशा बोलते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हो, डरा नहीं रही हो, उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस ही ये है, और उनको देखना है कि जब कोई पेशेंट उनके पास आए तो उनको ट्रीट कैसे करना है, उनको इलाज कैसे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दांत सड़ रहे हैं तो एक में सिर्फ अगर स्वेलिंग होगी तो प्यूरुलेंट एक्यूट पल्पाइटस होगा, लेकिन अगर उसमें फ्लूइड या फिर पस इकट्ठा होगा तो हम क्या बोलेंगे, गैंग्रेनस एक्यूट पल्पाइटस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण एक और तरीके से हम करते हैं। दांत सड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुछ दांत, समझिए कि दांत सड़ रहा है, लेकिन ये जो पल्प है यहाँ भी इन्फेक्शन आ गया है, लेकिन जब डॉक्टर चेक करेंगे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा करके, ताकि यहाँ पे जो स्टिमुलेशन है, संवेदनशीलता को चेक करते हैं। मतलब क्या है, मतलब आपको अगर यहाँ पर मान लिया एक नॉर्मल एग्जाम्पल, सुई अगर यहाँ पे चुभोई जाए तो क्या आपको महसूस होगा, अगर आपको महसूस होता है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि आपका पल्प अभी भी जिंदा है, उसको ठीक कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटस, मतलब रिवर्स हो सकता है वो सिचुएशन। लेकिन जब आपको सुई चुभ हो जाए और वहाँ पे आपको कुछ भी दर्द या फिर कुछ भी फीलिंग ना आए, इसका मतलब है कि पल्प भी खत्म हो गया, पल्प मर गया, उसके जो टिश्यूज़ है, जो उत्तक है, जो लेयर है, वो खत्म हो गए, वहाँ पे सेंसेशन नहीं है, वहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है, तभी वहाँ की जो कोशिका है वो मर गई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पल्प को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका इलाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत लंबे टाइम तक आपको इलाज लेना पड़ता है। उसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटस। अब ये जो क्या करते हैं, ये जो है कि क्या करते हैं, क्या इलाज करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, ये इसको बीडीएस में पढ़ना है। ठीक है, मैं वो नहीं पढ़ा रही, मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि डिजीज़ ये है जिसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, और आपके धीरे धीरे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके कानों के आसपास भी वो जो दर्द है वो जा करके फैल जाएगा। ठीक है,
तो हमेशा याद रखना है कि दांत अगर अच्छे होंगे तो आपकी स्माइल अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप अच्छे से बोल पाओगे, आप अच्छे से आप हंस पाओगे। लेकिन दांतों का ख्याल आप रखते नहीं हो, आपको रखना है, ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब भी ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इरिवर्सिबल होता है, तो आप सर्जरी के माध्यम से भी दांतों को निकलवा करके अच्छे से उसकी साफ सफाई करके परमानेंट टीथ लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नॉर्मली कि जो दर्द होता है, पेशेंट को दर्द होगा क्योंकि दांत में दिक्कत है, और दांत का दर्द सबको पता है। जब भी दर्द होगा तो क्या देते हैं, जब भी दर्द होगा तो हम नसेड्स देते हैं। मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या हम देते हैं, इसमें पेन किलर्स देते हैं ताकि अगर पेशेंट को फीवर हो गया है, यहाँ पे स्वेलिंग है जिसकी वजह से हल्का सा फीवर है, और यहाँ पे दांतों में तेज दर्द है, तो हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और समझिए, क्या समझना है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एस्प्रिन है। तो कोई अगर मेडिकल टर्म में या फिर कोई अगर फार्मेसी का जो स्टूडेंट अगर ये बोले कि भैया मुझे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दो, इसका मतलब नॉर्मल ही यही है कि आपसे वो क्या मांग रहा है, आपसे वो मांग रहा है एस्प्रिन, ठीक है। सर में दर्द होता है और हल्का हल्का पेन भी होता है, जिसकी वजह से आपको ये वाली दवाइयाँ दी जाती है। पैरासीटामोल भी दे सकते हैं पेशेंट को, और आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। ये हल्का माइल्ड फीवर में काम करता है, मतलब हल्का फुल्का बुखार अगर हो गया हो तो यहाँ पे ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ट्रीटमेंट है जो BDS वाले करते हैं, जो सर्जरी है, वो सर्जरी का जो प्रोसेस है आप लोगों को नहीं करना है, जो BDS के हैं उनको करना है। और वहाँ पर बहुत तरीके से प्रोसीजर होते हैं, इसीलिए कभी भी दांतों के रोग को आप इग्नोर ना किया कि चाहे वो बच्चे का हो चाहे वो बड़े का हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी मैंने क्या क्या बताया, मैंने सिम्टम्स भी बताए हैं। सिम्टम्स को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, सिम्टम्स को हम मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है, और मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए हैं बातों ही बातों में। कॉजेज़ का क्या मतलब है, कॉजेज़ का मतलब है कि दांत में नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम तब होता है जब दांत सड़ते हैं, जब आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो, दांतों में पीला पीला सा लगने लगता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। टाटर जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था। और इकट्ठा होते 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 जा करके लॉन्ग टर्म में ये दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर अचानक से चोट लग जाए तो आपको ऐसी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखते हो ना कि आपके दांतों में पहले से इन्फेक्शन है, दांत सड़ रहे हैं, और सड़ने की वजह से आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, और सड़ रहे हैं सड़ रहे हैं सड़ रहे हैं, तो क्या होगा, दांत खराब होंगे, पल्प खराब होगा। तो कॉजेज़ भी मैंने आपको समझाए हैं, बस आपको ये पकड़ना है कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें कॉजेज़ कौन सा है और सिम्टम कौन सा है। आपको मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में ये समझाया है कि कॉजेज़ कैसे होते हैं, कैसे पकड़ते हैं, सिम्टम्स कैसे आप देखते हो। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण क्या क्या पेशेंट को फील हो रहा है, कॉजेज़ का मतलब होता है क्यों हो गया, ये प्रॉब्लम क्यों हो गया। और इलाज में आप देख रहे हैं कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में स्पेशली मैं आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन और भी जो भी छात्र हैं वो पढ़ सकते हैं, सारे लेक्चर फ्री है यूट्यूब पर भी और अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पर भी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप हमेशा अपडेट रहने के लिए क्लास कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, शेड्यूल क्या है, आप टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे मैसेज के थ्रू आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे नोट्स में दिक्कत है, दिस है दैट है, जो भी आपको करना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको पढ़ना पड़ता है, जिनको आपको समझना पड़ता है। मैं मान रही हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको आसान बना करके चलेंगे तो ये आसान हो जाएगी। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, बाद में जा कर के आपको हर चीज़ आ जाएगा, हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। संडे को डाउट सेशन होता है, तो रात 8 बजे आप संडे को रेडी रहा कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।